नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश जी, चाय चीयर्स। चेयर सर। बाजार जो है वो जितनी फुर्सत में आप देख रहे हैं उतनी फुर्सत में बाजार भी देख रहा है। मतलब उसे कोई जल्दी नहीं है, ऊपर नीचे दिशा अगली क्या होनी है उसके बारे में कुछ बताना, कुछ संकेत देना। मतलब बाजार ने ऐसा लग रहा है जैसे आपको हमें सारे निवेशकों को छोड़ दिया है कि चलो ऐश करो थोड़ी देर, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। एक्चुअली ठीक बात भी है, थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। जून का महीना है, कोई ट्रिगर नहीं है खास। जहाँ पे ट्रिगर है वो ट्रिगर जब आएगा तब अच्छा बुरा जो भी होगा। जुलाई का है, जुलाई की एक्चुअली प्रतीक्षा है, बिकॉज वहीं से ट्रिगर आ सकता है। अभी तक ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा कंसोलिडेशन के अलावा। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, ये अच्छी बात है। जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि आईटी का सपोर्ट नहीं है और इसलिए निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो निफ्टी थोड़ा यही एक जगह ही कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि आज का क्लोज बहुत, क्या कहें इसको, ना अच्छा कह सकते हैं ना खराब कह सकते हैं। और बैंक निफ्टी का क्लोज ऊपर से रेसिस्टेंस के पास आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। अब बाकी आईटी पे है, क्योंकि आईटी मुझे लग तो ठीक नहीं रहा है अभी भी। मतलब 100 बात की एक बात, इतने गिरने के बाद भी बात नहीं बन रही है। तो वहां से कृपा नहीं आ रही है, तो फिर क्या बोलें अभी इसके अलावा। जी, तो आईटी क्या कह रहा है भाई? टीसीएस ने अभी हाल में बताया कि भाई हम कुछ समय के बाद जितने हमारे पास मैन पावर होगी उतनी ही संख्या में हमारे, या उससे भी ज़्यादा हमारे पास एआई एजेंट्स होंगे। तो जब टीसीएस इस तरह के संकेत दे रही है कि भाई एआई के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, तो बाजार को क्या दिक्कत है उस बात पे यकीन करने में, या उससे जो पूरा आईटी सेक्टर के भविष्य को लेकर के लोग एकदम परेशान हुए पड़े हैं? नहीं राजीव जी, ऑपरेशनल मॉडल बिल्कुल क्लियर नहीं है। अब वो एआई एजेंट लगा के भी क्या करेंगे, क्या सर्विस करेंगे? बिकॉज एआई वाले तो खुद ही एआई एजेंट लगा के सर्विस कर लेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबको समझना होगा। हम आउटसोर्सिंग क्यों करते हैं? हम आउटसोर्सिंग इसलिए करते हैं कि वो हमारे लिए किसी भी सर्विस का हम आउटसोर्सिंग दो कारण से करते हैं किसी भी बिजनेस में। एक, वो मेरा नॉन कोर एक्टिविटी होता है। दो, आउटसोर्सिंग मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर एआई एजेंट लगा के, मान लीजिए कि मैंने अपनी कंपनी में एआई इम्प्लीमेंटेशन किया और उसकी सर्विस के लिए भी मुझे एआई एजेंट मिल गया जो कि मच चीपर देन आउटसोर्सिंग रहे, तो मुझे आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों के लिए आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक तरह से वो गधा मजूरी जो बोलते हैं ना, वो सब है, वो उसको फुल्ली ऑटोमेट कर देंगे। तो ये बिजनेस मॉडल अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। मे बी 2 इयर्स डाउन द लाइन ये बात भले ही ना रहे, बिकॉज इनको भी अभी समझने में तो समय लगेगा कि सर्विस क्या करने वाले हैं। तो इस कारण से कि अल्टीमेटली टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी जो है, जो इन सब का बिजनेस मॉडल बना हुआ है आउटसोर्सिंग पे। लोग उनसे आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज। क्या आउटसोर्स करेंगे? हमने कह दिया हम एआई एजेंट लगाएंगे, चलिए हमने अनाउंस तो कर दिया। उसकी रिक्वायरमेंट आएगी भी कि नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं आए, बिकॉज एआई को सर्विस करने के लिए एआई एजेंट बनते जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि बाजार अभी और भी देखना समझना चाहेगा कि ये करेंगे क्या, एआई एजेंट लगा के करेंगे क्या, या इनसे एआई एजेंट की सर्विस लेगा कौन। अभी आप जो ये जीसीसी जो सुनते हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, कुछ नहीं है। पहले जो आउटसोर्स मॉडल थे अब उसको कैप्टिव बना दिया है। मेरा यही डेफिनेशन है, पहले जो लोग आउटसोर्स करते थे उसको कैप्टिव बना दिया। क्यों? क्योंकि पहले जब आउटसोर्सिंग होती थी तो बड़ा बड़ा, जब मैं डॉयचा में था तो 110 की टीम होती थी, जहाँ तक मुझे याद है। अब 110 की टीम इस क्यों है? क्योंकि पूरा प्रोसेस मैनुअल है। हो सकता था 20 की भी टीम ना लगे अगर ढंग से काम किया जाए तो पहले इतना बड़ा बड़ा आपको मैनुअल वर्क होता था कि उसके लिए आप आउटसोर्सिंग करते थे, चीप बॉडी लगती थी, जितना भी बॉडी है लगा दो, सर्विस करते रहेंगे। अब उसी को आपने ऑटोमेट कर दिया है, तो आपको खुद करना ज़्यादा सुविधा हो गई है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। प्लस आउटसोर्सिंग के कॉस्ट भी ओवर टाइम इन्फ्लेशन के कारण बढ़ते जा रहे हैं।
तो इसलिए अब आप जीसीसी देख रहे हैं जो कि कैप्टिव सप्लाई है हर अपना अपना कंपनी के लिए। तो वैसे एआई का भी कैप्टिव हो जाएगा, एआई का भी जीसीसी हो जाएगा, एआई का भी कैप्टिव सप्लाई लग सकता है। बहुत तरह का डिबेट चल रहा है। एक डिबेट ये चल रहा है कि क्या हम जो ये नौकरी कटाई-छँटाई जो देख रहे हैं आईटी सर्विसेज़ में, क्या ये जाके जीसीसी में जॉब मिल रहा है इनको? देखिए, मुझे लगता तो नहीं है कि इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। क्योंकि यहाँ से छोड़ के अगर जीसीसी में जाते तो इतना हल्ला-हंगामा नहीं होता जॉब लॉस का एआई के थ्रू। तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं, मेरी समझ ये है कि अभी भी सिर्फ़ अनाउंसमेंट चल सकती है, उनको भी बिज़नेस क्लैरिटी नहीं है और थोड़ा तो हम भी समझ ही सकते हैं कि किस डायरेक्शन में सारी चीज़ें मूव कर रही हैं। जो सर्विसेज़ हमारी कंपनीज़ देती हैं, वो सर्विसेज़ इतनी भी यूनिक, मतलब टोटल मैं कह रहा हूँ एट अ लार्ज स्केल इतनी भी यूनिक नहीं है कि उनको बहुत सारा एआई सर्विस नहीं कर पाए। मे बी ये बिज़नेस मॉडल को इनको ही रीथिंक करना होगा और वी विल गेट क्लैरिटी मे बी 1 to 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नॉट सो सून। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगले 2 साल भी आईटी सेक्टर को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं रहेगी? फिर हम जो एक अभी दायरा देख रहे हैं नीचे मोटा मोटी 26,000 28,000 और ऊपर की ओर 30-32 हज़ार ऐसे ही झूलते रहेंगे या इससे बाहर कहीं कुछ कहानी बनेगी? एक चीज़ तो पहले ये चीज़ हम एग्री कर लें कि आईटी के बगैर संसार नहीं है अब, क्योंकि हर चीज़ में आपको एफिशिएंसी चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए। आईटी के बगैर तो जीना पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस हमारी कंपनीज़ का फ्यूचर नहीं होगा ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी गारंटीड नहीं है कि जो सबसे बड़ा था वही आगे भी सबसे बड़ा रहेगा। तय बात है उनके पास पैसा है, तय बात है उनके पास एक्विजिशन का बहुत अपॉर्च्युनिटी है, छोटे-छोटे लोगों को खा जाएँगे और मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। आने वाला समय ऐसा है कि बड़ी मछली बड़ी होती रहेगी और हमारे जैसे छोटे-छोटे लोग दुकान बना के बैठे रहेंगे, बीच वाले नहीं रहेंगे। उस केस में आपका होना क्या है, आईटी चलेगा अपना, बट दिस आईटी इज़ अ 5 इयर्स गेम नाउ। जो इंडेक्स के साथ होता था वो शायद अभी प्ले नहीं होगा। ये मेरा कहना है। जी। तो स्पष्टता कब आएगी कि भाई टीसीएस को चलना है या एचसीएल को चलना है या नीचे जाकर के एम्फैसिस को चलना है? नहीं, मुझे लगता है समय लगेगा। कम से कम ये फ़ाइनेंशियल तो निकल जाएगा स्पष्ट होने तक। इस जी। फ़ाइनेंशियल के पहले तो नहीं निकलेगा। तो आईटी का ज़िक्र अभी छेड़ा था इसलिए कि निफ्टी का क्या होगा? अ, लेकिन चलिए आईटी की इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं तो पहले आईटी का हिस्सा पूरा कर लेते हैं। अभी इमीडिएटली क्या करना है आईटी में? किन कुछ लेवल्स नहीं का ध्यान करना है। रखना है और क्या करना है? देखिए, अगर इंडेक्स पे कुछ ट्रेड रहता, तो इंडेक्स में तो ऐसे भी कोई ट्रेड नहीं है। इसके अंदर की कंपनीज़ पे ट्रेड करना है। तो आईटी इंडेक्स ऐसे ही फॉर नो रिटर्न लंबे समय तक रहेगा। अगला क्वार्टर का रिज़ल्ट में भी कुछ ख़ास तो दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा। 32,000 तो अब आप समझिए कि एक तरह से टॉप हो गया और नीचे लोअर लोज़ बन रहे हैं। ये देख ही रहे हैं ना, ड्रिफ्ट कर रहा है। तो ये ड्रिफ्ट कर सकता है। ऐसे ही आप जो चैनल बनाते हैं ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काफ़ी समय तक अटका रह सकता है। जी। लेकिन पिछली बार आपने एक चीज़ कही थी जो मुझे जिस पे नज़र गई थी, ये 17 मार्च के बॉटम की। 17 मार्च का बॉटम यानी लगभग 28,300 के आसपास का। अभी वहीं पर है। क्या यहाँ से छूटने का मतलब फिर 27,000 की ओर बढ़ना है या 26,000 की ओर बढ़ना है? ये अभी तक ओपन है। मैं इसको देख रहा था। इसका जो बॉटम, कौन-सा बॉटम, मुझे जहाँ तक याद है बॉटम मैंने बोला होगा 27,000 के आसपास का बॉटम, करेक्ट है ना? जी। तो एक तो, हाँ, एक तो आपका रिट्रेसमेंट ही है कुछ। ओके, ये रिट्रेसमेंट भी गया। तो एक तो बॉटम वो 26,000 के पास, 27,000 के पास का जो है, वो एक जी। अच्छा बॉटम है। उसके अराउंड, अब देखिए उसके अराउंड क्या होता है ना, ये ऐसा बॉटम नहीं है कि एकदम एग्ज़ैक्ट बॉटम आपको रिस्पेक्ट करने वाला है। इसके अराउंड बहुत सारे मूवमेंट होंगे और रहा कि इंडेक्स का साइज़ इतना बड़ा है कि ये बॉटम आपका कब जाके 62% रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट हो जाए, व्हिच इज़ अराउंड 24,000, पता भी नहीं चलेगा।
तो ये बॉटम इंपॉर्टेंट है, आई कंप्लीटली अग्री टू दैट, लेकिन ये एक फ्लैट बॉटम की तरफ बढ़ रहा है, और ये फ्लैट बॉटम में ना बहुत सारे छोटे छोटे नए बॉटम बनते हैं। इसमें आईटी में कुछ भी क्रैश जैसा होने को अब नहीं रह गया है, ये तय बात है। और ये भी उतना ही मुझे लग रहा है कि सच होगा कि ये इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, अगले 3 साल के लिए बड़ा अच्छा एसआईपी कैंडिडेट भी हो सकता है। जो इन्वेस्टर के पास पेशेंस है, आज के तारीख में जो चीज़ मिसिंग है हर जगह, जिसके पास पेशेंस है उसके लिए एक बहुत अच्छा एसआईपी कैंडिडेट भी हो सकता है। बिकॉज आई एम अगेन रिपीटिंग, आईटी डाई नहीं, मरने वाला नहीं है। प्लस आप इतिहास जाके देख लीजिए, कोई भी ऐसा स्टॉक आप कह नहीं सकते कि वो इंडेक्स में आया तो वो इंडेक्स में रह ही जाएगा। इंडेक्स की रिबैलेंसिंग, एंट्री एग्जिट होती है। तो उसमें अच्छा क्या है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी यहाँ से खराब भी हो गई, चाहे वो बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, आपके पास इंडेक्स में तो कंपनी आएगी अगर कोई अच्छा करेगा तो अगर इंडेक्स फंड में एसआईपी किया जाए या ईटीएफ में, आईटी के ईटीएफ में 3 साल का व्यू लेके किया जाए तो नॉट अ बैड डील। लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज पे इस समय इस सेक्टर में डिसीजन लेना बहुत ही खतरनाक है, मेरा ये कहना है। जी ठीक है। तो जब आईटी सेक्टर जो एक अच्छा खासा वेटेज रखता है निफ्टी में, अगर वहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो फिर हम निफ्टी को लेकर के रणनीति कोई बनाए तो बनाए कैसे, और इसके बारे में, इसकी दिशा के बारे में कुछ सोचें, कोई रणनीति देखें तो कैसे? ये कैसे होने वाला है, मतलब एक आप सुनते होंगे ना बहुत ज़्यादा, वो टीवी पे जो चलता है कि डॉलर बढ़ गया तो गोल्ड मेटल गिर जाएगा, डॉलर गिर गया तो गोल्ड मेटल बढ़ जाएगा। अब वो आप कहानी डेली का सुनते होंगे, लेकिन आगे एक लंबे समय में जाके देखिए, एक लंबे समय में क्या रियली डॉलर इनका डिटर्मिनेंट होता है। वो ट्रेड स्टैंड पॉइंट से मैं समझता हूँ, लेकिन लंबे समय पे क्या वो रियल डिटर्मिनेंट होता है? वो नहीं होगा। यहाँ पे भी आप यही देखेंगे कि लंबे समय में इंडेक्स के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आएंगे जो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, और आईटी एक जगह आसपास ही घूमता रहेगा। अग्रीड, आईटी का करीब आप समझे कि 15% के आसपास का तो है ही कंट्रीब्यूशन, 10 से 15% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है, वो इम्पैक्ट होगा। लेकिन सिर्फ आईटी नहीं है ना टोटल इंडेक्स में। एक और चीज़ है जो कि अभी ठीक नहीं चल रही है इंडेक्स में, जिसका नाम रिलायंस है, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। लेकिन मान लीजिए रिलायंस ठीक हो गया किसी समय, मान, और बैंकिंग तो ठीक हो गया, तो उसका भी बड़ा वेट है ना, वो इंडेक्स को खींचेगा। तो इंडेक्स भी एक समय के पास चलेगा। ठीक है, मानते हैं कि आईटी में आपको आईटी से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, उसको आप उस वेट को माइनस कर दीजिए, बाकी तो खींचेगा। एक और चीज़ होने वाली है, अब देखिए राजीव जी, इस चीज़ को हम आज कवर करें या संडे को, लेकिन कभी हमको कवर करना चाहिए। हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं ना, बहुत लंबे समय से, कि आने वाले समय में अगर किसी को पैसा बनना है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बनना है। क्या आज के तारीख में हर जगह ये चर्चा का विषय नहीं है? क्या हर जगह ये चर्चा नहीं हो रही है कि आईटी स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा बनेगा आगे जाके? और वो क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं दिख रही है? 40% का माइक्रो कैप में ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी का क्या नहीं दिख रही है? अब यहाँ पे ही मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे एक बिहेवियर इसके कारण ये होगा कि अब ये कंसेंसस बनता जा रहा है और बहुत यहाँ पे घुसते जा रहे हैं लोग, स्मॉल कैप मिड कैप में कंसेंसस बनता है। तो मुझे डर लगता है, हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं जब तक प्रॉफिटेबिलिटी रहे। दूसरी चीज क्या है कि एक इंडेक्स नहीं चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है आपको पता है? मैं इस पर बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ना अब सोर्स से डेटा बहुत लिमिटेड रहता है, और जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उस पर मैं काम करता हूँ। एक चीज़ मुझे क्या दिख रही है, हो सकता है इसको संडे को आप और क्वेश्चन इस पे फ्रेम कर सकते हैं, कि एफआई सेल तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या सेल कर रहे हैं? लार्ज कैप सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिख रहा है, ईपीएस ग्रोथ नहीं दिख रहा, ना एफएमसीजी में दिख रहा, ना बड़े बैंक में दिख रहा है, ना बड़े वाले जो इंडेक्स के लार्ज कैप कंपनी है उसमें दिख रहा है, और एफआईएस का होल्डिंग बड़े वाले कंपनीज में ज़्यादा है, तो वहाँ ग्रोथ नहीं दिख रहा है। वैल्यूएशन सस्ता है इसलिए कि ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे बेच रहे हैं। लेकिन कुछ स्टॉक पे मैं काम कर रहा था, क्योंकि अब मुझे स्टॉक भी फिल्टर करने होते हैं। मुझे
10,000 से 15,000 करोड़ के रेंज के मार्केट कैप की कंपनीज में एफआईआईज का स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको पता है ये कहीं ना कहीं ये चर्न भी हो सकता है, बिकॉज आपके एफआईआईज दो तरह के होते हैं। एक हेज फंड टाइप जो कि आपका मोमेंटम ट्रेड करके चले जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हैं, जैसे आपके सोवरेन फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि लंबी शिफ्टिंग भी उधर हो रही है धीरे धीरे। ये रिटेल को समझ में नहीं आता, रिटेल को तो वो समझ में आता है जो टीवी पे समझाया जाता है, लेकिन एक ये बड़ी शिफ्टिंग मुझे दिख रही है और वो अब चर्चा में आएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में सारा शिफ्टिंग होने लगा है। वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। एक तो ये मैंने बोला ना कि अगर कंसेंसस बन गया तो डर लगता है कि अब वहाँ कुछ होगा कि नहीं होगा। अगर ये कंसेंसस लार्ज कैप में बन गया होता तो 100% मैं वहाँ से बाहर निकल जाता। वाई? बिकॉज लार्ज या मेगा लार्ज जो भी कहते हैं, जो एफ के लिए होता है, उसका ना यूनिवर्स एकदम छोटू सा है, एकदम छोटू सा। लेकिन ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप है, जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ 10-12 हज़ार 15,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी जहाँ पे एफ स्टेक बढ़ रहा है, बड़ा सा आपके पास पाई है, इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो दिमाग इंडेक्स पे लगाना मुझे लगता है कि छोड़ देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ वैसे भी नहीं दिख रही। जहाँ ग्रोथ दिख रही वहीं एफ जाएंगे, वहीं पैसा बनेगा, लेकिन उसमें चाहिए पेशेंस। अब वो तो अब कौन सा बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं कि रॉबिन हुड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको थोड़ा सा कोई समझाए। लेकिन वहां पे वो जो सबको डेरिवेटिव समझाया जाता है उससे थोड़ा सा बाहर निकाले। ये जगह पे मुझे बहुत चेंज दिख रहा है। तो अगले 2.5 साल में कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं। मैं बहुत सारे ट्रिगर्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अगले 2.5 साल पैसा बनेगा और वैसे जगह में बनेगा। तो अगर हम ध्यान देते रहेंगे मिड कैप के कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पे, हम ध्यान देंगे स्मॉल कैप पे, माइक्रो कैप के, दैट इज वेयर विल मेक मनी। हमको लार्ज कैप में हम मर भी जाएंगे, नहीं होगा। हाँ, लार्ज कैप में क्या कीजिए, बहुत लोगों का डेरिवेटिव ट्रेड करने का मन करता है। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू कि ट्रेडर्स का रहना भी मार्केट के लाइवली होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मार्केट एकदम ड्राई एंड डल हो जाएगा। वो काम कीजिए लार्ज कैप में, वो काम कीजिए इंडेक्स में, और बाकी आप वेल्थ क्रिएशन का काम कीजिए मिड कैप स्मॉल कैप में। इस मेथड से चलिए। नहीं तो आपने जो सवाल पूछा है, ऐसा सवाल है ना कि मैं इसका क्या उत्तर दूं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि बात तो सही है जी कि ट्रिगर कहाँ है आईटी में, बात तो सही है कि आईटी एक बड़ा सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है इंडेक्स का, तो फिर इंडेक्स कैसे हिलेगा? इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। लेकिन एक चीज देखा जाए तो अब इसको समझिए कि हॉर्मज से 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल मूव करता है, 75% तो कहीं और से करता होगा ना। वो कहाँ? हम प्रॉब्लम में इसलिए है कि हमारा वो 25% में हमको 65% उधर से मिलता है, दैट इज वाई वी आर इन ट्रबल। लेकिन बाकी का 75% कॉन्स्टिट्यूएंट कहीं से तो जाता होगा। तो अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी निफ्टी में 85% तो कहीं और से कंट्रीब्यूट होगा ना, वो भी नहीं चलेंगे क्या? मैं ये स्टैंड पॉइंट लाना चाह रहा जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर निफ्टी के लिए लेवल्स जो हैं वो कैसे ध्यान रखे जाएं, किन पे नज़र रखी जाए, क्योंकि सारी कहानी घूम फिर करके वहीं आ रही है कि अगर निफ्टी के लेवल्स का कोई पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, और दूसरी तरफ आप ने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप वहाँ पर ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी अब दोबारा आप कुछ वापस सवाल खड़े कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, एक्शन पॉइंट्स क्या है, करना क्या है अभी? एक्शन पॉइंट तो यही है कि जिस दिन निफ्टी 24,000 निकल जाए, उसके बाद आप दे दनादन जो काम करना है करिए। अप अंटिल देन जितना आप शांत मन से शांत बैठे रह सकते हैं, उतना सेहत के लिए अच्छा है। जी उसके पहले कुछ भी होने जाने वाला है नहीं। लेकिन एक और चीज बताऊं आपको, यही चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी में बोला था। डिस्पाइट ऑल दी जो भी चल रहा है उधर में गोलीबारी, मुंह से गोलीबारी, डिस्पाइट ऑल दैट, आपका बैंक निफ्टी जब आप लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा जो मैंने बोला था, क्या बोला था, वही यहाँ पे भी कह रहा हूँ। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, निफ्टी पे आईटी परेशान कर रहा है, लेकिन मैं उसको वैलिडेट कर दूंगा जिस दिन 24,000 निकल गया। वो हाइपोथेसिस मैं लेके आऊंगा। अप अंटिल देन माउथ जिप।
अच्छा, अगर लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं तो एक गैप पर लगातार हमारी नज़र थी और वो गैप इस हफ्ते भर गया। सोमवार हम्म। को सुबह सुबह वो काम निपटा लिया है निफ्टी ने, हम्म। तो काम पूरा हो गया, एजेंडा फिनिश्ड। अब इसके ऊपर देखा जाए, या ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी भी आपको चेतावनी दे रहा है कि एजेंडा फिनिश्ड नहीं है, आप नीचे उम्मीद कर सकते हैं, मौके देख सकते हैं। 22,000 निफ्टी आपको फिर से देने वाला है, तैयार रहिए वहाँ पैसा लेकर के। ओके, एक पॉइंट मेरे से छूट गया, अच्छा वो आपने पॉइंट निकाल दिया। दूसरा है 23,000, 23,000, ये मैंने शायद 2-4 दिन पहले टेलीग्राम पे डाला भी था। जिस दिन 23,000 के नीचे निफ्टी क्लोज हो गई, ऑल बेट्स आर ऑफ। अगर वो नहीं होता है, ये आपका 23-24 का कंसोलिडेशन चलेगा। कब तक चलेगा? एटलीस्ट फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई तक चल सकता है, जिसके बाद एक फेयर एस्टिमेट लगा पाएंगे हम रिजल्ट के बेसिस पे कि निफ्टी किधर जा सकती है। अप अंटिल देन ये 23,000 24,000 का ऑसिलेशन चल सकता है। और बहुत समय कितना है, 10 तारीख तो हो गया, कितने ट्रेडिंग सेशन बचेंगे? 30 दिन हुआ, 30 दिन में आपके 20 ट्रेडिंग सेशन शायद बचेंगे, उससे ज़्यादा क्या बचेगा? तो 23,000 का एक कॉन्टोर है हमारा और दूसरा 24,000 का। ये रेंज में निफ्टी को देखा जा रहा है, जिधर भी निकलेगा उधर धमाल करेगा। 23,000 के नीचे ज़्यादा दिक्कत या 22,000 तक ही? 23,000 के नीचे गया ना राजीव जी, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगेगा, जाना नहीं चाहिए। बहुत संभाल संभाल के कदम रख रहा है निफ्टी, बहुत संभाल संभाल के। हालांकि हाँ, साथ में ये भी मैं ऐड कर दूं, मुझे लगता है मार्च में जो बॉटम बन गया बन गया, अब फ्रेश बॉटम नहीं बनने वाला, क्योंकि फ्रेश बॉटम बनने का फ्रेश कुछ ट्रिगर नहीं दिख रहा। एक्चुअली आज देखिए, हमारे क्लाइंट ही हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, उनसे भी बात हो रही थी। तो अभी आपको बताऊं, जो हम बोलते हैं ना मनस्थिति, वो कैसी है? वो ऐसी हो गई है कि वो कह रहे हैं कि भाई क्या है, आज ये लड़ रहा है, कल ये रुक जाएगा, परसों कोई और लड़ने लगेगा। अब तो ये डर हो गया। मैं और मेरी थियरी क्या कहती है राजीव जी, कि जो गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इसके बाद तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, इसके बाद तो चाइना भी ताइवान पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहेगा, और सॉरी लेकिन भारत भी पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहेगा। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि अमेरिका जैसे जो आपके मिलिट्री माइट हैं, उनकी क्या हालत हो गई है इस वॉर में। तो इससे सब सीखेंगे कि हम जाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक डैमेज कितना होगा। अमेरिका तो चलो जिस लेवल पे है इकोनॉमी उसकी, उसका इकोनॉमिक डैमेज वो किसी तरह कंटेन कर लेगा, और सबका खून चूसता है तो खून चूस चूस के कंट्रोल कर लेगा। हमको कौन संभालेगा? इसलिए चाइना जो इतने मेहनत से 2000 से 2004 के बाद से जो मेहनत की है, उस मेहनत से जहां पे 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंचा है, गिरने में इकोनॉमी में समय नहीं लगता है। आप भी देखते हैं, एक्सेलरेट करने में किसी चीज को टाइम लगता है, ब्रेक लगाया तो 20 मीटर 30 मीटर के अंदर में गाड़ी रुक जाती है ना? तो अब इसके बाद कोई चाहेगा नहीं लड़ना, क्योंकि पता है कि वापस थप्पड़ बड़ा पड़ जाएगा। जाएंगे एक हफ्ते के लिए, 1 साल अटका दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यूएस की इस गलती और यूएस को जितने थपेड़े पड़े हैं इकोनॉमिकली, उसके बाद आगे कोई लड़ना नहीं चाहेगा, कम से कम 5 साल तो नहीं चाहेगा। अब इसमें छोटे मोटों को नहीं लाया जाए, मतलब इजराइल ईरान और ये सब, इनका तो लड़ने के लिए ही इनका उत्पादन हुआ है। तो उसका हम नहीं कह सकते प्रॉक्सी वार, मतलब पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक कहीं जाके नहीं करे, इसका तो कोई गारंटी नहीं लेगा, और वो नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो वॉर जिसको हम कह रहे हैं, जैसे हम हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या जैसे आप यूएस ईरान हुआ, इस तरह का सब अब सहमेंगे, सब सोचेंगे कि भाई इतनी मेहनत से, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, पहले घर मिट्टी के बनते थे, चलिए भाई टूट गया, गीली मिट्टी लगा दी, ठीक हो गया। अब क्या है ना, आप घर चकाचक बना रहे हैं, उसमें शीशा लगाते हैं। जब आपके खुद के घर में शीशा लग गया ना, तो आप दूसरे को पत्थर नहीं मारेंगे, किसी ने मारा तो आपका भी टूटने वाला है। तो हम उस सिचुएशन में, मे बी माई एग्जाम्पल इज क्रूड बट थिंक, इसके बाद मेरा ऐसा मानना रहेगा कि अगले साल से शांति व्यवस्था आएगी, और वो 2 4 5 साल कम से कम चलेगी। कोई नहीं चाहेगा लड़ना, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर, टेररिस्ट, इन सब का कोई वो नहीं होता ना, क्या बोलते हैं, अपना मान सम्मान तो कुछ होता नहीं है, उनको अलग रख दीजिए। बाकी मेजर स्केल वॉर तो मेरा कहना है कि नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ सभी बढ़ने चाहिए। जी, वापस पॉइंट वही,
23,000 टूटा, आप कह रहे हैं कि मार्च का बॉटम अब टूटने का कोई कारण नहीं है, तो वही तो मैंने पूछा था, मतलब 23,000 गया तो 22,000 तक ही या उसके नीचे भी? तो पहले आपने कहा नहीं 23,000 के नीचे तो फिर दिक्कत बढ़ ही जाएगी, लेकिन फिर आपने कहा मार्च का बॉटम टूटने का कोई कारण नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके मैं क्या समझूं? आप यही समझें सर कि मामला गंभीर है लेकिन स्थिति नियंत्रण में है, ऐसा ही बोलते हैं ना समाचार में। तो ऐसा है आप कि नॉन कमिटल हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा अभी भी जो मैं कह रहा था पहले, अभी भी कह रहा हूँ, 23,500 के नीचे निफ्टी लेवल में फुल्ली इन्वेस्टेड रहने में मुझे कोई खराबी नहीं दिखती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी मांगे कि मेरा पोर्टफोलियो उस दिन के बाद -1% भी नहीं होगा, मैं जीरो गारंटी देता हूँ। आप उसको बना के रखेंगे 2-3 साल, आपको पैसा मिलेगा, ऐसा मेरी समझ कहती है। गारंटी देने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद आपका पोर्टफोलियो लाल नहीं हो, ऐसा इस बाजार में नहीं होता। मैं इस थियरी से चल रहा हूँ। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, जिस तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स टर्न हो रहे हैं भारतीय मार्केट में, अगर कोई चीज फैक्टर्ड है देन इट इज शेयर शेयर नेगेटिविटी, नहीं, नेगेटिविटी अभी टू द कोर। अभी अभी 5 मिनट के अंदर सोमेश जी ने दो बातें बोली है। पहली ये कि 23,000 गया तो नीचे कोई भी लेवल, दूसरी चीज उन्होंने कही कि मार्च का बॉटम टूटने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। मुझे दोनों में से एक लाइन पकड़नी है, तो कौन सी पकड़ूं? आप ये पकड़िए, ट्रेडिंग के लिए 23,000 से 24,000 का रेंज है। 23,000 टूटा तो 22,000 भी हो सकता है, 22,200 भी हो सकता है, वो उस समय देखेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए 23,500 के नीचे का कोई भी लेवल है, आराम से अच्छी चीज़ों को खरीदिए, इन्वेस्ट कीजिए, लिवरेज मत कीजिए, बने रहिए। 22,000 भी जाता है तो और खरीदिए और बने रहिए, यही। जी, ठीक है। तो ये कहानी निफ्टी की रही। मिड कैप को हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है, देख लिया, आपने काफ़ी उस पर बताया भी, और अंदेशे भी बताए, ये भी बताया कि एफआईआईज का एक्सपोजर बढ़ रहा है तो इसको अच्छा माना जाए या खराब माना जाए। कंसेंसस बढ़ रहा है, वो हमेशा चिंता होती है बाजार में। लेवल्स क्या देखने हैं मिड मिड कैप में? आपने बोला जो ना, अच्छा माना जाए खराब माना जाए, अभी देखिए मेरे हिसाब से इसको अच्छा माना जाए, बिकॉज एफआईआईज अगर डीप पेनेट्रेट कर रहे हैं ना ब्रॉडर मार्केट में, मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि एफआईआईज के कारण लोग कहते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। वो जो एफआईआईज हैं वो आपके हेज फंड टाइप होते हैं। ये एफआईआईज अगर आपके 10-15 हज़ार करोड़ मार्केट कैप की कंपनीज में जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि वो एक ब्रॉड बेस्ड इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे बेट कर रहे हैं। नहीं तो शैलो 50-100 स्टॉक है ना उनके खेलने के लिए, दैट्स ऑल। तो इसको पहली चीज की अच्छा माना जाए। दूसरी चीज जो आपने मिड कैप के बारे में पूछा, देखिए एक बारी नया हाई बनने के बाद और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं इस पे पॉजिटिव। लेकिन जिस तरह का रन है, उस रन के बाद करेक्शन भी उतना ही तय है ना। तो ये करेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन आई थिंक ठीक है, ठीक लेवल पे करेक्शन है। इससे बहुत ज़्यादा और तो करेक्शन कितना एक्सपेक्ट करेंगे? अराउंड 59,000 के आसपास तक, 60,000 के ऊपर का ब्रेकआउट था तो 59,000 के आसपास तक इतना करेक्शन रखेंगे। टाइम करेक्शन थोड़ा हो सकता है, बिकॉज रिजल्ट तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप कैप वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे कब? जून एंड से मिलना सॉरी, जुलाई एंड से मिलना शुरू होगा। तो इनके पास भी कंसोलिडेट करने का ट्रिगर है, भागने का ट्रिगर तो अभी नहीं है। जी बिल्कुल। और फिर अगर हम स्मॉल कैप को देखें तो वहाँ पर किस चीज़ का ध्यान रखना है? क्या ये जो गोल्डन क्रॉस यहाँ पे आता हुआ बनता हुआ दिख रहा है, एक गोल्डन क्रॉस हमने किसमें, निफ्टी में देखा था, लेकिन निफ्टी में ही देखा था ना पहले? मैं आपको नहीं सीधा नहीं, बोल सकता था कि ये गोल्डन क्रॉस उतना मीनिंगफुल नहीं नहीं है इन नहीं, केस। मिड कैप में, हाँ मिड कैप में देखा था, और यही चीज़ अब स्मॉल कैप में होती हुई दिख रही है। हाँ, अगर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड होती हुई नहीं दिखती थी ना हमें, तो मैं इस गोल्डन क्रॉस को कोई खास भाव देने वाला नहीं था, क्योंकि एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। लेकिन एक जगह फंडामेंटल ट्रिगर है हमारे पास, तो मुझे लगता है इसको मानना चाहिए।
और इसके लिए क्या बोलूँ, अभी बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ इस पे। एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट आपको यहीं बता ही देता हूँ जो हमको समझना होगा। देखिए ना, आरबीआई का भी जो फोरकास्ट है ना, वो थोड़ा-सा मुझे लग रहा है बहुत कंज़र्वेटिव होते जा रहा है। और इसमें कोई खराबी नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा है, क्योंकि कंज़र्वेटिव आप होंगे तो आप वर्स्ट केस के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब जिस तरह से एल नीनो, सुपर एल नीनो को लेके इन्फ्लेशन प्लान किया जा रहा है, वो भी एक तरफ़ा मुझे लगता है कि चला जा रहा है। आने वाले समय में वो पता चलेगा, लेकिन हो सकता है कि उतनी ज़रूरत इन्फ्लेशन की भी ना पड़े। डिपेंड करता है कि कब हार्मोज़ वगैरह खुल जाए, ऑयल कितना नीचे आ जाए। तो ये भी हो सकता है कि हम ओवर फैक्टरिंग कर रहे हैं चीज़ों की। और रेट बढ़ना इस समय तो लग रहा है कि तय बात लग रही है, लेकिन 1-2 महीने में अगर वो भी हो गया कि शायद रेट एक बार ही बढ़ के रुक गया, 20-25 बेसिस पॉइंट बढ़ के रुक गया, 15 बेसिस बढ़ के रुक गया, तो फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ ये पासिंग भी हो सकता है। तो बहुत सारा डेटा इन द मेकिंग है। अगर आरबीआई को क्लैरिटी नहीं है, अगर हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को क्लैरिटी नहीं है, तो हमको कहाँ से क्लैरिटी होगी? बेस्ट डेटा तो उनके पास है। लेकिन इन सबको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इन द मेकिंग है, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। जी। अब बैंकिंग सेक्टर, जिस पर शुरुआत में ही थोड़ी बात होनी चाहिए थी, लेकिन रह रहा है। यहाँ एक बहुत क्लीन आपके पास डबल बॉटम है, वहाँ से संभलता हुआ भी दिखा। अ, ये छोटा डब्ल्यू जो है, उसके मिडिल पॉइंट तक ये आ चुका है वापस एक बार फिर से, लेकिन आज की एक कैंडल जो है वो तकली टाइप की है। तकली मतलब कई बार क्या बोलते हैं इसका टेक्निकल नाम क्या है? एक तरह से आपका डोजी ही है। हाँ, लेकिन ये दोजी ऊपर की सप्लाई बता रही है। हाँ, ऊपर की सप्लाई इसलिए बता रही है कि आपका 26 मई के कैंडल का टॉप था 55,536.8 और आज का टॉप है आपका मोटा मोटी वही। 55,552। ओके, तो चूंकि वो टॉप के पास, सप्लाई जोन के पास पहुंचा है, तो वहां है, और प्लस एक रेसिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है अराउंड 56,000, वो क्रिएट होगा। ओके, इसलिए यहाँ से एकदम क्लीन चिट, क्लीन शॉट नहीं रहेगा बैंक का। बट अगर इस चार्ट को आप थोड़ा सा और व्यू में ला पाए सिंस फेब्रुअरी, तो ये डेटा ये कहता है, गिवन दैट जो भी आरबीआई ने ये किया है एफआईज के लिए, हमारा विदहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स और इंटरेस्ट वाला, ये बता रहा है फुल रिकवरी हो नहीं हो भगवान जाने, और अगर होगा भी तो इट विल बी नाउ, इट विल बी लेड बाय पॉसिबली पीएसयू बैंक्स फर्स्ट एंड लेटर प्राइवेट बैंक्स। तो ये तो फुल जब आप रिकवरी बताता है। फुल रिकवरी मतलब आप ये 57,000 की बात कर रहे हैं या ऊपर 61,000 की बात कर रहे हैं? फाइनली 62, ये बताता वो है। यही तो बात है कि एक्चुअली अगर इसको पढ़ा जाए जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ये बताता 62,000 है। रीजन तो हमको बाद में समझ में आएगा जाके, लेकिन जैसे ही मैंने ये चीज देखा, और देख रहे हैं इतने टफ सिचुएशन में भी, ये कब से हमारा डिस्कशन, इस समय तो ये पैटर्न बना नहीं था फुली, या उस समय तक तो आरबीआई का अनाउंसमेंट हुआ भी नहीं था जिस समय हमने डिस्कशन किया था कि ये पॉजिटिव मूवमेंट का पैटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको क्लब किया, जो इकोनॉमिक फैक्टर में ऐड करता हूँ अपने एनालिसिस में, ये है तो पैटर्न फुल रिकवरी का। ऐसा नहीं है कि अगले महीने फुल रिकवरी का है, इट विल टेक टाइम। आराम से 2 जी। क्वार्टर लग सकता है, ज़्यादा लग सकता है, 3 क्वार्टर लग सकता है, लेकिन ये फुल रिकवरी का पैटर्न होता है। हैविंग सेड दैट, अगर फुल रिकवरी का पैटर्न हो भी गया भाई साहब, हम बात कर रहे हैं 6,000 पॉइंट के रैली की इन बैंकिंग, 10% से ऊपर का, मजाक तो नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, अभी तक रूल आउट नहीं किया जा सकता, और इसके पीछे फंडामेंटल रीजन है। इसको बल क्या देगा, व्हाट विल मेक इट मोर प्रेडिक्टेबल, ये बनेगा 56,000 के ऊपर का क्लोज अगर हो गया, तो मुझे लगता है कि आई विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट 200 डीएमए, वहां पे रुकेगा, विच इज फाइन। बट उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगेगी, बिकॉज फाइनली ये पैटर्न आपका बन जाएगा हायर लो का, और फाइनली ये हायर लो और हायर हाई करते हुए ईयर एंड तक 62,000 पहुंच सकता है। जी, तो साल के अंत तक 62,000 का
बैंक निफ्टी हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो अभी मतलब एक पहिया जो है वो तेज चलेगा और एक पहिया जो है वो बैठा रहेगा, तो फिर निफ्टी के लिए तो मतलब बड़ी मुश्किल रहेगी ना, वो घिसट घिसट के चलेगा। एक पहिया तेज चलेगा, एक पहिया की हवा निकली हुई है, उसके कारण से वो थोड़ा बहुत खींचता हुआ रहेगा, लेकिन बाकी और भी पहिए आएंगे। ये क्या बोलते हैं उसको, वो 50 चक्का वाला ट्रक होता है ना, उस तरह का कुछ बनेगा। इसमें आपको सब आएगा साथ में, ऑटो भी आएगा साथ में, फार्मा भी आएगा साथ में, कैपिटल गुड्स आएगा साथ में, बहुत सारा आने वाला है साथ में। एक चक्के में प्रॉब्लम है, तो उसको जी। लोग गोद में उठा के लेके चलेंगे साथ में, चलो खींच खींच के। लेकिन सुमेश, आपने आज एमफी के आंकड़े तो थोड़े देखे होंगे, और उसका एक मोटा मोटा एक बड़ा नंबर अगर जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि इस बार जो इक्विटी फंड्स में इनफ्लो आया है वो 40% कम हो गया है पिछली बार से, और 12 महीने का सबसे निचला स्तर है। मतलब अभी आउटफ्लो नहीं है, लेकिन कहाँ आप 40,000 के आसपास चल रहे थे और 22,000 23,000 के आसपास आ गए। अच्छा खासा इसमें हमें कटौती देखने को मिल रही है। मतलब ये है कि लोग पैसा निकाल रहे हैं कुछ हद तक, या मतलब नया पैसा आ ही रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एसआईपी क्लोजर्स हो रहे होंगे, या लमसम इन्वेस्टमेंट डालने वाले थोड़े ठंडे पड़ गए होंगे। कुछ तो हुआ है ना। नहीं, तो पहला जवाब मेरा ये है कि मैंने अभी ये नंबर तो पहले इसका डिटेल अभी नहीं देखा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना रहेगा राजीव जी कि एक बारी जिस तरह से थोड़ा सा ना ट्रेल भी करते हैं ये सब चीज़ें। अभी तक सेंटिमेंट तो एब्सोल्युटली पैथेटिक चल रहा है ना, तो ऑफ कोर्स इस लेवल पे उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा टर्न अराउंड दिखने लगे ना मार्केट में, आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाई देने लगे। ये थोड़ा मुझे लगता है कि स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था। देखिए, एक एनालिसिस तो ऐसी थी कि 2 साल में तो विड्रॉल नहीं होता, लेकिन करीब पढ़ रहा था मैं कि करीब 3 साल के आसपास तक अगर लगातार रिटर्न नहीं बने तब विड्रॉल होने लगता है, लेकिन उतना लंबा समय मुझे नहीं लगता है लगेगा। हाँ, अभी स्लो डाउन है, सेंटिमेंट्स लो पे हैं, मे बी दैट इज द रीजन। बाकी मैं थोड़ा सा डेटा पढ़ लूँ क्या कारण है इसके पीछे, तो फिर आगे इस पर डिस्कस कर पाऊंगा। जी।